आप यहाँ मोदी मोदी कर रहे हैं और वहाँ कुछ लोगों की नींद हराम हो रही है। जिस कार्य की शिलान्यास हमारी पार्टी, हमारी सरकार ने किया, आज उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी के हाथों हो रहा है। यही हमारे प्रधानमंत्री जी का काम करने का तरीका है। अगर कहीं बाहर से आयुध करके गठबंधन करना तो वो भी कर ले। मोदी जी और बीजेपी से जीत नहीं पाए। जो निर्णय लिया है समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने, हम उसका सम्मान करते हैं और हम और वो सब इस बात पर एक सहमत हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना है। इस बार एक ही नारा होगा, भाजपा भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ इनका धोखा बोलता है। स्पेशल एडिशन आप सभी देख रहे हैं और हम यहाँ पर इंडिया गेट पर मौजूद। और आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दिल्ली फतेह का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। अगर आपने ध्यान दिया हो पिछले कुछ दिनों में, तो चाहे आप बीएसपी की बात करें, एसपी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें, सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है यूपी में। प्रधानमंत्री मोदी आपने देखा होगा पिछले 2 दिन से यूपी में ही हैं और कई लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स की उन्होंने घोषणा की है और महागठबंधन को परास्त करने का उन्होंने दाव चला है। वहीं समाजवादी पार्टी ने 6 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और बीएसपी भी अपने स्तर पर जो जातिगत समीकरण है उन्हें साधने में जुटी हुई है। वहीं कांग्रेस बहुत ज्यादा बेताब है कि किसी तरह से एंट्री मिल जाए बीएसपी और एसपी के गठबंधन में। तो कोशिशें हो रही हैं और उनकी ओर से एक महाराष्ट्र प्लान भी सामने आया है जिसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। और आज जो बड़ी बहस हम करने जा रहे हैं, जो 6 बड़े सवाल हैं, वो यही हैं कि यूपी जीत लिया तो समझो हो ही गया, बेड़ा पार हो जाएगा। मोदी के मिशन 80 से क्या बीजेपी का 350 प्लस मिशन साकार हो जाएगा, ये दूसरा बड़ा सवाल। तीसरा सवाल, मोदी के विकास से क्या महागठबंधन परास्त हो जाएगा। वहीं यूपी के महागठबंधन में क्या कांग्रेस की एंट्री हो पाएगी, क्या वो मेहमान बनकर आ पाएगी, ये बड़ा सवाल। पावर पॉलिटिक्स वर्सेस कास्ट पॉलिटिक्स के बीच का ये मुकाबला देखने को मिलेगा 2019 में। और बुआ बबुआ के लिए कांग्रेस का महाराष्ट्र प्लान क्या है, ये भी आज आपको हम बताने वाले हैं। और हम चर्चा की शुरुआत करें, बहुत ज्यादा जोश आप में भी नजर आ रहा है क्योंकि यूपी के पॉलिटिक्स पर आप भी जरूर बहुत पैनी नजर रखते होंगे। और आज हम चर्चा करेंगे, यहाँ पर हमारे साथ जो मेहमान शामिल हैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम आप देख रहे हैं, साथ खड़े हुए हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट निनाद सेठ मौजूद हैं, साथ ही डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप अक्सर अब उनको सुनते हैं टेलीविजन पर, वो भी हमारे साथ हैं। और स्टूडियो से भी कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीएसपी के नेता एमएच खान हमारे साथ आज चर्चा में शिरकत करेंगे और एनसीपी के नेता आसिफ भामला जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और यहाँ पर एलजेपी के प्रवक्ता एके वाजपेयी जी भी आपको नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो जफर इस्लाम साहब, ये धुआंधार दौरे हो रहे हैं, अब चुनावों की तारीखों की घोषणा होनी है तो उससे पहले लोगों को खुश करना है और सबसे ज्यादा जो फोकस है वो यूपी में। प्रधानमंत्री मोदी लगातार, अगर हम पिछले 1 महीने की बात करें तो 10 बड़े कार्यक्रमों में शिरकत कर चुके हैं। देखिए, लोगों को खुश करना नहीं, लोग ऑलरेडी खुश हैं। हम लोगों की सेवा करते हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। पिछले 5 साल से प्रधानमंत्री बिना छुट्टी के लोगों की देश में सेवा कर रहे हैं और आज भी चाहे इलेक्शन नजदीक आ रहा वो सेवा में लगे हुए हैं। तो ये कहना बिल्कुल सही नहीं कि आज इलेक्शन की वजह से वो नजदीक पे जा रहे हैं। डॉक्टर अजीज, आप कहते हैं कि बीजेपी तो कुछ कर नहीं रही, यहाँ पर तो धड़ाधड़ प्रोजेक्ट्स की घोषणा हो रही है और आप देख रहे हैं नारा तो सुन ही रहे हैं आप। देखिए मीमांसा जी, देश की जनता देख रही है और मैं कहना चाहूंगा जफर भाई को कि अंधेरी रात नहीं, अरे सुनिए मेरी बात, देश की जनता ही है, ये देश की जनता ही है, अंधेरी रात लगा दिया है, खत्म नहीं। अरे भाई बात रखने दीजिए,
बात रखने देखिए दीजिए। देखिए देखिए तरीका ये नहीं, हल्ला न देखिए करिए। देखिए बात सुनिए बहुत सभी जोश नेताओं मत की। दिखाएं, थोड़े दिन में जोश खत्म हो जाएगा। मौका रुकिए सभी आप। को मिलना चाहिए, देखिए, मौका देखिए, सभी को रुकिए, मिलना रुकिए, चाहिए रुकिए। अपनी बात कहने भाई, जवाब देना का, आपका और काम है। तय करने का हक आपके पास है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन बात सुनिए सबकी, बात सुनिए। आराम से आराम से। अंधेरी रात खत्म नहीं, अंधेरी रात खत्म नहीं होती है ढलने की, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने की, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने की। कहीं हम सबको बहा के न ले जाए ये समंदर, कहीं हम सबको बहा के न ले जाए ये समंदर। ये खेल खत्म करो कश्तियां बदलने की। मैं कहना चाहूं कश्तियां बदलने की। मीमांसा जी, लेकिन लेकिन देखिए, लेकिन देखिए, बहुत अहम बात एक है। मिनट अजीज खान साहब, प्लीज, आपने प्लीज। आपने रोशनी की बात की, आपने रोशनी की बात की, देखिए, देखिए। अंधेरे को दूर करने की बात की। एमएच खान साहब से मैं भाई- पूछना चाहूंगी, एमएच खान साहब, ये रोशनी को लाने की बात हो रही है, अंधेरे को दूर करने की बात हो रही है, लेकिन आप सब एकजुट तो हो ही नहीं पा रहे। कांग्रेस को आपने किनारे रख दिया। जब तक आप एकजुट नहीं होंगे तो अपने दुश्मन को कैसे हराएंगे? खान साहब, है ना कि ये आप पिछला 2014 का चुनाव को आंकड़े देख लीजिए आप, जबकि मोदी जी की बहुत तगड़ी लहर थी। कितने परसेंट वोट मिले थे? 42% वोट मिले थे। आज मोदी जी की लहर नहीं है। आज मोदी जी से सवाल जनता पूछ रही है कि 15 लाख कहाँ है, काला धन कहाँ है, नौकरी कहाँ है। और हमारा गठबंधन जो सपा बसपा का आरएलडी का हुआ है, इसका मिलाकर के 45% हो रहा है। तो ये तो साफ हो रहे हैं, तो जीरो हो रहे हैं। इनका तो कहीं आता पता नहीं चलेगा। आप जो चुनावी वर्ष में एक हफ्ता बचा हुआ है, एक हफ्ते में आप घोषणाओं की अंबार लगा दिया आपने। भाई तो ये झूठे वादे हैं कि नहीं है? खान साहब आपके ये लिए झूठे वादे हैं कि नहीं है? आपको हकीकत बताते हैं आज। एक मिनट जफर इस्लाम साहब, मैं सभी से एक रिएक्शन ले लूं, उसके बाद मैं डिबेट को जफर साहब का तो बीमारी है बोलने की, अब उसका इलाज तो मैं नहीं कर सकता। जफर साहब को बीमारी है बोलने की, हर एक के बीच में बोलेंगे ये, इस बीमारी का इलाज मैं नहीं कर सकता। देखिए, स्वस्थ परंपरा में बात सुनने की क्षमता खान रखिए। साहब, 5 साल में आपने क्या किया? बीमारी का इलाज होगा कैसे खान साहब? जब आप एक सुबह नहीं बोलेंगे, पैसे से टिकट बेची उसको, कौन सी बीमारी है भाई? जब आप इकट्ठे नहीं होंगे, जब आप इकट्ठे नहीं हो पा रहे, आप तो आप कह रहे थे हम तो मिलकर मोदी को हराएंगे, लेकिन ये मिलना ही नहीं हो पा रहा आपका। आंकड़ा आपको मैंने बता दिया, आंकड़ा आपको बता दिया, 45% से ऊपर हम जा रहे हैं। आज उस वक्त हमको 45% मिला था, अलग अलग लड़े थे। आज एक साथ इकट्ठा हम हैं, हम भारतीय जनता पार्टी आपने सुना उत्तर प्रदेश से भगाने का काम करेंगे। कि बीएसपी एसपी तो मिले हुए हैं, ये डगर इस बार वाजपेयी जी, सुनिए आराम से। ये भ्रष्टाचारी अगर मिल भी जाए तो मोदी के सामने कौन टिकेगा? मोदी घर के घुस के भैया तुम कहाँ थे पिछले 2014 के पहले? कहाँ थे? इनको वाजपेयी जी अखिलेश यूपीए के साथ खड़े थे आप कहाँ थे भ्रष्टाचारी? अरे वाजपेयी जी, राज्यसभा का टिकट नहीं दिया, आसाम से भ्रष्टाचारी, वो पैसा विदेशों में चला गया। मोदी घूम रहे हैं, नहीं ला पाए। चोरी किया साथ बात कर रहा हूँ, भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ। देख रही है, कमाल है, जो यूपीए के साथ मंत्रिमंडल में रहा हो, जो लालू यादव जी के साथ रहा हो, जो हर खेल में इस बार डगर कितनी मुश्किल है, ये बात अमित शाह भी कह चुके हैं कि बीएसपी और एसपी मिल गए तो उनके लिए ये चुनौती जरूर है। ये बात स्वीकार की है अमित शाह ने खुद। निनाद से चुनौती बिल्कुल है। देखिए, यहाँ जो माहौल है क्रिकेट मैच देखने जैसा माहौल, मैं आपको क्रिकेट का एक एग्जांपल देता हूँ। जब एक ग्रेट बैट्समैन खेलता है, जैसे भारत के कप्तान जब खेलते हैं और अगर पिच में बॉल टर्न हो रही होती है तो आपको इंतजार करना पड़ता है कि आप इतने अच्छे बैट्समैन हैं कि आप वापस आएंगे। इसी तरह यूपी में जब बॉल टर्न हो रही थी, मोदी ने इंतजार किया, और अब जो हुआ है पोस्ट एयर स्ट्राइक जो मूड चेंज हुआ है, मुझे लगता है इससे 3 फर्क पड़ेंगे। पहली बात, 14 से 15 सीटें जो पहले नहीं आ रही थी वो वापस आएंगी। दूसरी बात, महागठबंधन को फिर से ये सोचना पड़ेगा कि इससे पहले जो महागठबंधन आए हैं वो टिके नहीं है। वोटर को डर है, वोटर को स्टेबिलिटी चाहिए। इस वक्त अगले 5 साल स्टेबिलिटी भारत को चाहिए, तो वो मेरे को लगता है स्टेबिलिटी फैक्टर होगा। और तीसरा बहुत जरूरी फैक्टर यह है कि क्या
मोदी का पर्सनल अपील, वो मोदी की पर्सनल अपील 1971 में हम भूल जाते हैं। एक बहुत बड़ा कोएलिशन हुआ था, बहुत बड़ा कोएलिशन हुआ था। बहुत बड़ा कोएलिशन हुआ था, पर मिसेस गांधी ने गलत सूचना दे रहे हैं आप, अपने देश को गलत सूचना दे रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं कि अब महागठबंधन के लिए बहुत मुश्किल टाइम आने वाला है। महागठबंधन की जगह सिमट रही है देश की जनता है। अच्छा, अब मैं एनसीपी नेता आसिफ भामला जी के पास जा रही हूँ। आसिफ जी, एक दो बात ये आप इतने पीछे क्यों रह गए? देखिए, बीजेपी और शिवसेना तो मिलकर चुनाव लड़ेंगे महाराष्ट्र में, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो पाती कभी, ऐसा क्यों है? देखिए मीमांसा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि पूरी तरह से सत्ता पक्ष के लोग थमाए हुए हैं, इनके जो अपने साथी हैं वो सारे डूबते हुए जहां से उतर कर भाग रहे हैं, कोई भी इनके साथ रहना नहीं चाह रहा है। हकीकत कृपा करके उनका फ्रेजर डाउन करिए अगर मैं बात करूं तो। सारे लोग उतर कर मीमांसा जी, देखिए मीमांसा जी, जितने लोग इस कार्यक्रम को यहाँ पर मीमांसा जी, मैं आपसे अपील कर रही हूँ। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं एक बात कहना, डॉक्टर मैं 2 सेकंड, मैं एक बात कहना चाहूंगा, 2 सेकंड मेरी अपील है लोगों से। मैं कहूँ तो प्लीज कृपा करके जो बाकी के लोगों का फ्रेजर डाउन करिए। मेरी अपील है, जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मुझे अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिल रहा है। नारेबाजी मत कीजिए यहाँ पर, आप बात सुनिए। मौसा जी, मुझे अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला है। ऐसे आप बात लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। मैं आपको मौका दूंगी, 2 मिनट शांत हो जाइए। नहीं, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी ठीक ढंग से। आप बात सुनिए नेताओं की, और हर किसी को मौका मिलना चाहिए। देखिए, कृपा करके दूसरों से कहिए मुझे बोलने दें। लेकिन आप इतना शोर मचाएंगे तो बात दर्शकों तक पहुंच नहीं पाएगी, और वो हम नहीं चाहते। प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है 2 सेकंड। भावना जी, कहने को कुछ है क्या? आप बताइए डॉक्टर अजीज। मौसा जी, पहले इनकी बातों को, ये लोग चिल्लाएंगे तो बात कैसे होगी? जबर भाई, मीमांसा जी, जफर इस्लाम, 2 सेकंड। दुख और दुर्देव तो ये है, दुख और दुर्देव तो ये है, जफर भाई का फ्रेजर बंद करिए, ये बात करने ही नहीं देंगे हमें। देश की जनता है, जफर भाई का माइक बंद कर दीजिए। समर्थक जो साथी स्पॉन्सर होकर भाई का माइक बंद कर दीजिए। डॉक्टर अजीज, मुझे बताइए, भाई का माइक बंद कर दीजिए। आपने नारा दिया था ना, लड़कों का साथ, ये साथ इतना बुरा क्यों लगने लगा? ये साथ इतना बुरा क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज ये गठबंधन देश का गठबंधन है। देश के लोगों ने आज सपा बसपा से देश गठबंधन जा रहा है। जिस तरीके से मोदी जी ने इस देश को छला है, धोखा दिया है, इस देश के नौजवानों को, बेरोजगारों को, किसानों को धोखा पसंद आया। यूपी ने रिजेक्ट कर दिया, यूपी ने रिजेक्ट कर दिया था। सुनिए मीमांसा जी, यूपी को हाथ पसंद है, हाथी पसंद है, साइकिल पसंद है, सबका साथ पसंद है। इस बात को समझिए। आपने तो हाथ का हाथ छोड़ दिया। आपने जुमलेबाजी नहीं पसंद है, तो आपने छोड़ दिया। जुमलेबाजी नहीं पसंद है। किसने कहा हाथ छोड़ दिया गया? जुमलेबाज नहीं पसंद है, देश को जुमलेबाज नहीं पसंद है। ये जुमलेबाजी कर रहे हैं, ठीक है, देश को गुमराह कर रहे हैं। दूसरों को रखने चाहिए। जफर इस्लाम, मैं तो 2-3 मैंने सुना। अच्छा जफर इस्लाम, मुझे एक बात बताइए। आप ठीक है, बहुत से प्रोजेक्ट्स की घोषणा हो रही है, ये बात ठीक है, हम उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन ये वक्त तो होना चाहिए था कि उद्घाटन होना चाहिए था। 5 साल के बाद ये शिलान्यास क्यों हो रहे हैं प्रोजेक्ट्स के? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का अब जाकर शिलान्यास हो रहा है। 4-4.5 साल का इंतजार क्यों करवाया आपने लोगों को? 5 साल से ही काम चलता जा रहा है। आज काम क्या छोड़ दूं? काम ही हो रहा है कि नहीं भाई साहब? बोलिए आप लोग, काम हो रहा है कि नहीं? अब ये बताइए, ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इंडिया सरकार धोखा दे रही है। आप खुद बताइए, यूपी में किसने धोखा दिया लोगों को? इनकी पार्टी ने धोखा दिया कि नहीं? धोखा दिया। आप बताइए, नौजवानों को, किसानों को, बेरोजगारों को धोखा दिया। बीजेपी ने धोखा दिया, नौजवानों को धोखा दिया, देश की जनता को धोखा दिया। नहीं, आप बोलिए, आप हाथी चुनेंगे कि मोदी चुनेंगे? बताइए। हाथी तो बोलिए मोदी को, साइकिल चुनेंगे, पता है, गठबंधन चुनेंगे, गठबंधन के लोगों को चुनेंगे। पढ़ा था उसके जवाब। अच्छा जफर इस्लाम, ये बताइए, लोग अगर इतने ही खुश हैं तो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में क्या हुआ? उससे पहले कैराना फूलपुर में क्यों नहीं हुआ?
किसान तबका नाराज है। देखिए, उसकी नाराजगी दिखाई दे रही है वोट में। अरे मैं बताता हूँ, अभी ये कह रहे थे ना, ये इन्होंने एक शेर पढ़ा था, उसके शेर के जवाब में सिर्फ छोटी से एक लाइन पढ़ता हूँ। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, चांदनी की बात कर रहे थे, खत्म ही नहीं होगा इनका। तो इनके लिए बस अब अंधेरी रात इस्लाम को आप अकेले बुलाया करें चैनल पे। हमने तो इस्लाम को आप चैनल पर अकेले बुलाया कृपा करके। लोगों को बात रखने का मौका ही नहीं मिलता है, अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिलता है। मैं निनाद सेठ को यहाँ पर बीच में लाना चाहूंगी। निनाद सेठ, इस बार के बजट में हमने देखा बजट में कि किसानों के वोट बैंक को बीमारी है उनके लिए किसान सम्मान योजना की शुरुआत की गई। कहीं ना कहीं ये सबक लिया गया है जो आप अगर यदि जफर इस्लामी को सुनना चाहते हैं, ये सबक सीखा बीजेपी ने और इसीलिए लागू किया। नरेंद्र 2 सेकेंड में आऊंगी आपके पास, माफी के साथ 4 गेस्ट यहाँ पर भी हैं। मामला जी आ रहे हैं आपके पास। नरेंद्र मोदी एक ऐसा लीडर है जो रिएक्ट करता है, वो एक जगह नहीं ठहरता, वो मैसेज सुनता है, मैसेज पे रिएक्ट करता है। मुझे लगता है कि यूपी में 80 सीटें हैं, पिछली बार वो 70 लाए थे, इस बार अगर वो 50 भी ले आते हैं तो वापस पावर में आने का रास्ता साफ होता है। दायरा क्या है, 50 सीट आप ला पाएंगे कि नहीं? एयर स्ट्राइक से पहले ऐसा लग रहा था, नहीं अब लग रहा है कि मूड चेंज हुआ है, ग्राउंड में हवा बदली है, और जब हवा बदलती है तो मुझे लगता है मोमेंटम ही बना है, मोदी की पर्सनल अपील की तरफ बना है। मुझे लगता है कि मोदी की पर्सनल अपील ये नंबर गेम के बाहर निकल के जीत सकती है। चलिए मैं अब आसिफ बामला जी के पास जा रही हूँ, तो उनकी शिकायत दूर कर देनी चाहिए। आसिफ बामला जी मुझे ये बताइए, आप कर्नाटक में वो जो तस्वीरें देखी थी, सबने यहाँ पर भी याद होंगी सबको, सारे एक मंच पर नजर आ रहे थे विपक्षी दल, लेकिन अब क्या हो रहा है? दिल्ली में भी घोषणा हो गई कि अरविंद केजरीवाल के साथ कांग्रेस नहीं मिलकर चुनाव लड़ेगी। यहाँ पर महाराष्ट्र में भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। तो आपका जब कॉमन शत्रु एक है, तो आप लोगों का कॉमन एजेंडा क्यों नहीं देखने को मिल रहा है? दरअसल दुख ये है कि मन की बात तो पूरा देश कर रहा है, लेकिन दिल की बात सिर्फ जुमलेबाजी में ही निकल जाती है। और आपने देखा होगा, आपने जो बात कही, जहां तक अलायंसेस की बात कही, मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि अभी भी यूपी का जो फाइनल अलायंस है वो अभी स्टिचअप नहीं हुआ है, अभी पिक्चर बाकी है। थोड़ा सा अभी जफर भाई बीच में बोलेंगे तो मैं बोलना बंद कर दूंगा। कृपा करके आप उनका फ्रेजर डाउन करिए। उनका काम ही ये है कि जब कोई बात करे तो आप बहुत बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। अब मुझे मौका मिला है, कृपा करके अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमारी अलायंस की ये बात करते हैं, शिवसेना का देखिए, शिवसेना का अलायंस कैसा हुआ? 5 साल शिवसेना उन पे विरोध करती रही, उनकी नीतियों पे, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, हर पर विरोध करती रही। ये कटोरा लेके उनके मातोश्री पर गए। तो जब इनकी अलायंसेस की बात आती तो कोई बात नहीं है। जब यही उद्धव ठाकरे जी है जो कहते थे ममता बनर्जी तो एक महान नेता है, उन्हें देश की प्रधानमंत्री होना चाहिए, उन्होंने ही चौकीदार के विषय में बातें निकाली। मैं आपसे पूछता हूं, आप दूसरों के अलायंसेस की बात करते हो, पहले अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांक के देखते हो? क्या स्थिति चल रही है? आपको लगता है आपके अलायंसेस खुश है आपके निर्णयों से? जो बेरोजगारी को लेकर मसला जो आपने किया है, जो अन्य मसलों को आपने जिस तरीके से हैंडल किया है, आपके अपने अलायंसेस आपसे खुश नहीं है। लेकिन यह है कि आप दूसरों के अलायंसेस में छेद डालने की कोशिश करते हो। दूसरे क्या कह रहे हैं उन्हें देखने की इच्छा रखते हो। तो मैं कहूंगा पहले आप अपना तो घर संभालिए, उसके बाद दूसरों के अलायंसेस पर नजर डालिए। बाकी बतेरा सब ठीक है हमारा, हमें कोई चिंता नहीं है, देश जवाब देगा। आपने जो सुरक्षा का मुद्दा, जो पुलवामा अटैक हुआ है उसका यूटिलाइजेशन आप राष्ट्रीय स्तर पर अपने जाति फायदे के लिए लेना चाह रहे हो, ये भी देश जानती है, ये भी देश जानती है। और देश आपको इस बात के लिए कभी माफ भी नहीं करेगी, क्योंकि शहीदों की लाश पर आप अपनी सियासी दुकान जमाना चाह रहे हैं। जफर भाई, आप बहुत बात न करें, आपको जवाब देना मुझे आता है। इस पिक्चर में ना समझे आप अकेले हैं, नहीं हो पाएगी। यहाँ भी बहादुर लोग हैं, खान साहब, यहाँ भी बहादुर लोग हैं, बतेरी बातें कर सकते हैं जो। जी मीमांसा जी बोलिए, क्या कह रही हैं?
खान साहब जरा बताइए ना, इस पिक्चर में नहीं, कांग्रेस फिट हो रही है कि नहीं हो रही है? इन्होंने शहीदों की लाशों दिखा पर देते हैं अपनी सियासी दुकानें चमकाने का फैसला किया है। आप जरा अपना सवाल इन्होंने शहीदों की लाशों पर अपनी सियासी दुकानें चमकाने का मौका किया है। अच्छा, मैं जरा जवाब देता हूं उनको। खान साहब, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक। आपने आवाज आ बताया रही है, नहीं, आप बताइए कांग्रेस क्या को नो सवाल एंट्री आपका? का बोर्ड ये कब तक लटका रहेगा? हाँ खान नो साहब, एंट्री का मैं बोर्ड आपसे तो है नहीं, पूछ दो रही थी सीटें कि हमने नो उनको दे एंट्री दिया का है। बोर्ड है, लटका अमेठी दिया है जो और रायबरेली आपने, दो सीटें ये हैं हटेगा कांग्रेस या के नहीं पास। हटेगा? 2 सीटें हमने क्योंकि आप उनको ऑलरेडी फायदा दे तो रखा है। बीजेपी को ही दिला रहे हैं इस आपको तरीके पता से, होगा। अगर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। त्रिकोणीय मुकाबला कुछ नहीं होने वाला है। हमारा मुकाबला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से है और जुमलेबाज पार्टी से है, और जुमलेबाज पार्टी हारेगी, बुरी तरह से हारेगी। ये आखिरी वक्त में जब 1 हफ्ता बचा हुआ है तो शिलान्यास, उद्घाटन, ये सब नहीं, मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे हैं खान साहब। अच्छा, जफर इस्लाम, ये बताइए, आसान हो गई ना आपके लिए तो लड़ाई? देखिए, त्रिकोणीय मुकाबला हो गया तो उसमें फायदा आप ही का होगा। देखिए, चाहे 5 पार्टियां हो, 3 पार्टियां हो, प्रदेश की जनता ने बिल्कुल मन बना के रखा है। कांग्रेस का जो पंजा है, सब पार्टियों को मिला के वो पंजा हाथ में दे दिया जाएगा। बस केवल 5 सीटों से ज्यादा आएंगी। सीटें नहीं मिलेगी। बीजेपी आप की लोगों को केवल क्या 5 लगता है भाई? सीटें। 5 सीटों से 5 ज्यादा सीटें, नहीं मिलेगी 5। इनको। उत्तर ये जो प्रदेश गठबंधन में वाले 5 हैं, सीटें। गठबंधन वाले को 5 सीटें, उससे केवल ज्यादा 5 नहीं, सीटें आएंगी 75 उत्तर सीटें प्रदेश हमें में। मिलेगी। हमें ये पूरा घबराए दावा, और हुए इसकी हैं, वजह है डर रहे प्रदेश की हैं। जनता, इनको पता जिसकी है, सेवा हमने किया है। इनको पता है अगर कि आप 5 सीटें उनकी आएंगी। सेवा किया 5 है तो हमें सीटें। पूरा उम्मीद है कि हमें 5 सीटें से ज्यादा इनको नहीं देने दूंगा, और वहाँ की प्रदेश की जनता नहीं देगी इनको। डॉक्टर अजीज, कांग्रेस का हाथ इनको पंजा फंसा डॉक्टर देगी अजीज, और इनको चलता फिरता करने वाली डॉक्टर है। अजीज, परिवार के भरोसे ही क्या चुनाव लड़ेंगे क्या? सारी टिकटें तो परिवार वालों को ही बांट दी। देखिए मीमांसा जी, दिन में सपने अगर देखे जाए और अच्छे लगते तो देखना चाहिए। बीजेपी जिस तरीके से सपने देख रही है, आज देश की जनता ने मन बना लिया है कि जिस तरीके से बीजेपी ने इस देश को गुमराह किया है, बीजेपी ने गुमराह किया है, बीजेपी को किनारे पे लगा देगी। मैं बताऊं, क्या कुछ नहीं होगा चिल्लाने से, मोदी हल्ला की करो, दंगा करो, मोदी कुछ नहीं होगा। इस तरह मैं के बताऊं, ये लोग जो एक दूसरे के गोदी में उनको चलिए लोगों से भी पूछ हकीकत लेते ये हैं, है। लोगों से भी पूछ लेते हैं वो कितने खुश हैं सरकार से। दो बैठे रहिए, शांत। हाँ बोलिए। मैम, अभी आपने बात करी थी गठबंधन की। मैं कहता हूँ गठबंधन है, ठगबंधन है। लोग कह रहे, पब्लिक कह रही है, मैं नहीं कह रहा इस चीज को। आप ये देखिए, सभी भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक मोदी को हटाने के लिए ये जहाज छेड़ रहे। मोदी आएगा, सबको सफा करेगा। अपने साथियों को पैसा लेके भगा दिया विदेश में, साथियों को भगा दिया। सपा बसपा बस स्टॉप। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस बेटा बेटी माई जमाई यही है कांग्रेस आई। बबुआ और बुआ और दीदी तीनों ये नहीं मान रहे कि मोदी का 56 इंच का सीना है। जब पाकिस्तान मान रहा है कि 156 इंच का सीना है, तो इंडिया वाले क्यों नहीं मान रहे? सब बच्चा मानता है कि 56 इंच का सीना है। सिर्फ बुआ, बबुआ और दीदी ये नहीं मानते। ये जो है भाई साहब, नेताओं का गठबंधन है, देश की पब्लिक का गठबंधन नहीं हुआ। वो मोदी साहब के साथ है, ये पब्लिक मोदी साहब के साथ है। ये पता चल गया। देखो मीमांसा जी, ये इनका ऐसा गठबंधन है कि जैसे एक जिहादी पाकिस्तान में है, उस तरह की इनकी भी एक जिहाद चल रही है। ये जिहादियों का गठबंधन है। ठीक है, जल्दी से। मैम, मोदी कहते हैं 2022 तक किसानों की आय दुगनी करनी है। आपका क्या एजेंडा है? आप क्या चाहते हैं? खाली गठबंधन? नहीं, इनका 2022 तक किसानों की आय डबल करनी है। ये मोदी जी का एजेंडा है। 67,000 किसानों ने आत्महत्या कर लिया। मैम, शगुफा आज किसान चौराहे पर है, मोदी जी ने चौराहे पर न्यू इंडिया पे जोर है, मोदी हमारा हीरो है। मैम, ये न्यू इंडिया, ये कास्ट पॉलिटिक्स पे नहीं जाएगी। ये मोदी का इंडिया है, हमको जवाब देगी। सबसे बीजेपी ने पैदा किया। कोई महिला कौन बोलेगी? महिलाओं की आवाज आनी चाहिए। शांत हो जाइए। देश बचाना है तो मोदी जी को लाना है। भारत माता की, भारत माता की। 2 सेकंड। ये चोरों का गठबंधन मोदी है तो मुमकिन है, मोदी को लाना है, देश बचाना है।
मैम मैं जो समाजवादी जी के प्रवक्ता इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि ये 5 सीटें आएंगी, लेकिन 5 सीटें इनकी आएंगी। एनडीए 75 प्लस जाएगा यूपी में। ख्वाब फेंकना बंद कर दो, दिन पे मैम मैं ये कहना चाहता हूँ विपक्ष के नेताओं को, ये मिलावट नहीं, जैसा आटा और दाल में आटा चीनी में मिलावट होती है, उससे भी ज्यादा मिलावट है। महामिलावट है क्या? महामिलावट है क्या? वो तो है ही। एक ने मैडम हाथी बनवाए, एक ने सफाई महोत्सव करवाया, एक ने नेशनल बार पैसा लेकर के भाग के अपने देश अपनी बना है उसका, तो किसको पीएम बनना चाहिए? इनको मोदी को पीएम बनना चाहिए। भाग के पैसा लेकर के देश के गरीबों का पैसा। मैडम मैं इतना बोलना चाहूंगा कि मोदी जी कहते हैं कि मैं बोलता नहीं मैं करता हूँ, धरा धर्म के लिए सांस भरता हूँ। चलिए अरे मीमांसा जी, लोग हैं, ये क्या बताएंगे देश के रात में कौन भूखता है भाई? लोग देश की जनता देख रही है, रात में कौन भूखता है? लेकिन सुनिए 2 मिनट जफर इस्लाम साहब, मुझे एक बात बताइए, लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी बार बार यूपी में उन्हें क्यों जाना पड़ रहा है? सीएम तो बाहर दिखाई देते हैं, कभी तेलंगाना में, कभी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, वो कम रहते हैं यूपी में, और प्रधानमंत्री मोदी ज्यादा जाते हैं, ऐसा क्यों? ये जवाब दीजिए। ऐसा आपको लग रहा है, हकीकत तो यह है कि प्रधानमंत्री हर स्टेट में गए हुए हैं, एक बार नहीं अनेक बार गए हुए। चूंकि आज डिस्कशन आप उत्तर प्रदेश के बारे में कर रहे हैं, इसलिए आप उत्तर प्रदेश के में जितनी बार गए उसका जिक्र किया। आपको ये भी जानना चाहिए वो थोड़े दिन पहले झारखंड में थे, उससे पहले आसाम में थे, उससे पहले बंगाल में थे, उससे पहले महाराष्ट्र में थे, महाराष्ट्र से तमिलनाडु में थे। लेकिन इनको दिक्कत है, इनको दिक्कत ये है कि ये सिमट रहे हैं, ये सिमट रहे। अरे भाई रात में आप देर रात को कौन भोगता है? पता है ना आपकी वही हालत होगी। अच्छा जान लीजिए। मुझे एक बात बताइए, आप कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने 60 साल तक इस देश पर राज किया, वो इतनी पॉलिटिकली इररिलेवेंट क्यों हो गई है? कोई उसे अपने साथ जोड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? देखिए, कांग्रेस अंदर से खोखली हो गई है। पहले क्या होता था कि कांग्रेसी फैमिली का नाम लेके अपना फायदा करता था, कोई पेट्रोल पंप ले लिया, कुछ ले लिया। अब फैमिली क्या कर रही है? कांग्रेस को ड्राई कर दिया है। इट्स मिल्किंग द कांग्रेस ड्राई। पर मैं एक बहुत जरूरी बात कहना चाहूंगा, अगर आपने लोगों का यहाँ पे रिएक्शन देखा, महागठबंधन बना क्यों है, प्रश्न ये लोग पूछ रहे हैं। क्या एक आदमी के पीछे आप पढ़ के एक महागठबंधन बनाएंगे तो काम नहीं चलेगा? आपका पॉजिटिव एजेंडा क्या है? मैंने आज तक एक बार भी नहीं सुना कि महागठबंधन चाहता क्या है। क्या सिर्फ मोदी को हटाने से आप इलेक्शन जीतेंगे? तो मुझे लगता है कि महागठबंधन को ये सोचना पड़ेगा लोगों के पास कि उन्होंने ये महागठबंधन बनाया क्यों है। क्या वो मोदी से डर गए हैं? ये देखिए, ये जो जनता है, ये बीजेपी ये पूछ रही है बार बार, ये आम कारण क्या है? जनता है जो यहाँ पर इकट्ठी हुई है। ये देश के दिल की आवाज है जो यहाँ से निकल रही है। इसमें कोई मिलावट नहीं है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। लेकिन एक हकीकत ये भी है, वाजपेयी जी जवाब दीजिए जरा। कास्ट अरिथमेटिक बहुत अहम होती है किसी भी चुनाव में, और यूपी के चुनाव में तो बहुत ज्यादा। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि बीएसपी और एसपी का गठबंधन हो गया है, और अगर हम इसका वोट परसेंटेज कैलकुलेट करें दोनों का मिला के, तो वो 40 से ऊपर चला जाता है। अब इसका मुकाबला कैसे किया जाएगा? वाजपेयी जी जवाब देंगे। मीमांसा जी, ये सब पुरानी बातें हैं। ये कास्ट कॉम्बिनेशन हो गया। देखिए, ये जनता जो है ये सबका साथ, सबका विकास, डेवलपमेंट की बात करती है। मैं इनको सुनाता हूँ, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालय को जानते हैं। मोदी जी तो सिर्फ उनको जानते हैं जो भूखे पेट को जानते हैं। ये है, देखिए, गरीब खोमचे वाले के लिए, ये गुब्बारे वाले के लिए 3000 रुपए महीने की पेंशन की किसने योजना लागू की? गरीब आदमी के लिए 50 करोड़ लोगों के लिए बीमारी के इलाज की 5 लाख तक की किसने योजना मुफ्त शुरू की? मोदी जी ने। तो इसलिए ये जनता जो है ना, देखिए, मुकाबला जो है, यहाँ लोग कह रहे हैं कि कास्ट पॉलिटिक्स मैटर नहीं करती, कास्ट पॉलिटिक्स वर्सेस डेवलपमेंट पॉलिटिक्स, और उसमें आपका जो पलड़ा है वो हल्का पड़ता हुआ दिखाई दे। यही तो मीमांसा जी मैं समझाना चाहता हूँ। मैं समझाना चाहता हूं कि हम लोग कास्ट पॉलिटिक्स नहीं करते, देश को बांटने की बात नहीं करते, देश को बांटने की बात नहीं करते। हम विकास की बात करते हैं, हम बेरोजगारी खत्म करने की बात करते हैं,
हमने कभी कास्ट पॉलिटिक्स की बात नहीं की। डॉक्टर अजीज, से बीजेपी शासन सत्ता में आई, नफरत की बात कर रही है। लोगों ने भरोसा क्यों नहीं जताया? दोबारा मौका क्यों नहीं दिया अखिलेश यादव को? दोबारा मौका क्यों नहीं दिया? अगर गुमराह कर दिया, देश को बीजेपी ने गुमराह कर दिया, सपने दिखाए, वोटर की इंसल्ट कर रहे हैं, गुमराह कर दिया, वोटर की इंसल्ट कर रहे हैं, देश की जनता गुमराह हो गई। ठीक है डॉक्टर अजीज, जफर इस्लाम जवाब देंगे। जफर इस्लाम, जनता ही से पूछ लेता हूँ, ये जो कह रहे हो सही है क्या? ये झूठ बोल रहे हैं कि नहीं? कितने लोगों को ये गुमराह कर रहे हैं कि नहीं? कितने लोगों को बैठाया, जरा ये भी बता दो। देश की जनता को बैठा दो। देश की जनता जानती है कितने लोगों को बैठाया चाहिए। है? तुम्हारे साथी बनाती हैं। ये अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं। समाजवादी अभी देखिए 6 टिकट बांटा, किसको बांटा? समाजवादी पार्टी के परिवार को। परिवार है तो ये तुष्टिकरण करते हैं। देश का परिवार, समाजवादी परिवार। हाँ अच्छा भैया, देखो 6 टिकट बांट दिया घर वालों को। पार्लियामेंट में भी परिवार की बात करते हो, घर वालों को टिकट बांटते हैं। देश के बारे में आप सोच ही नहीं सकते। यही तो सच है। हम देश के बारे में सोचते हैं, परिवारवाद, देश को बांटने के बारे में सोच रहे हैं, जनता का सपोर्ट रहेगा, बांटने के बारे में सोच रहे हैं। आपने देश को बांटा है। सारे घर के बदल डालूंगा तो यहाँ पर सारे घर के लड़ा डालूंगा, ये हो रहा है। आप देखिए भाई, 6 प्रत्याशियों की सूची में 3 तो परिवार वालों के को ही दे दिए गए। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज सच है कि हम अरे भाई विकास की बात करते हैं। एक मिनट जवाब देने दीजिए। हम बात कर रहे हैं सबका विकास, सबका साथ, और इनकी सोच है अपना विकास, अपना साथ। अरे भाई क्या बात है, यही तो मैं, मेरी बात। इन लोगों ने गठबंधन किया यादव परिवार के विकास के अलावा कुछ नहीं। प्रदेश की जनता का कोई विकास नहीं, तराई करके इनको धक्का मार के वहां से नकार दिया है। देखिए आज बेरोजगारी 6.6% बढ़ गया है, कृषि विकास दर घट गया। आज देश में तराई मचा हुआ है। कोई तराई नहीं बचा, तराई उत्तर प्रदेश में थे, वो खत्म हो गया। देश को आपने चौराहे पे लाकर खड़ा कर दिया। अच्छा जफर इस्लाम, वहाँ बीच में एक सवाल उठा था जो कि आसिफ भामला आपसे पूछना चाह रहे थे। LIC की बात उठी थी। जो आपके सहयोगी दल हैं, उनकी आपसे ये शिकायत रहती है कि आप उनकी बात सुनते नहीं है, चाहे वो अपना दल हो, चाहे राजभर की पार्टी हो। वो कहते हैं कि सुनती नहीं है बीजेपी। देखिए, हम उस डिसिप्लिन पार्टी के प्रवक्ता है जो अपने अलायंस पार्टनर के बारे में कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। अगर किसी अलायंस पार्टनर के किसी भी लीडर ने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी, चाहे वो आपत्तिजनक हो या ना हो, उस पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार सिर्फ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को है, किसी को नहीं। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि आपने कभी इस तरह के लड़ाई झगड़ा देखा है? आज कांग्रेस पार्टी समाजी जवानों का सम्मान करते हैं, ये जवानों पर राजनीति करते हैं, इनको सम्मान करना नहीं आता है, इनको सम्मान करना नहीं आता है। परिवारवाद वाली पार्टी ये यहाँ पे कुछ ना कुछ तो खींचतान हो ही रही है। कहीं ना कहीं अपना दल राजभर की पार्टी कहती है कि नहीं, हम तो इमरजेंसी बैठक बुलाएंगे। ये जो खींचतान हो रही है, ये तो दिखाई दे रही है सारी जनता। अगर देखिए, अगर आपको किसी जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अगर सबको अधिकार है अपनी बातों को रखना है, ये कोई कांग्रेस पार्टी का कोई ऐसा थोड़ी है कि इमरजेंसी है कि लगा दिया इमरजेंसी सब पार्टियों पे। भाई हमें उनका अधिकार है, उनकी बातें हम सुनते हैं और जो सही उचित कदम होता है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लेते हैं, सीनियर लीडरशिप लेती है। लेकिन मैं पूछता हूं देश की जनता से, आपको किस पे विश्वास है भाई? आपको विश्वास है कि नहीं? देश सुरक्षित किस हाथों में है? देश आपको विश्वास है कि देश एक सुरक्षित हाथों में है कि नहीं? आपको विश्वास है कोई ऐसा जो फिदाइन अपने बहुत बार आ चुके हैं, बड़ा ओपिनियन ले लिया, ज्यादा ओपिनियन न लो, अपने साथियों से ज्यादा ओपिनियन न लो। ये सब आगे बैठाए हुए लोग हैं, आपके बैठाए हुए लोग हैं, आपको एमएच खान साहब के पास में जा रही हूं भाई, और क्या चाहिए? बैठाए हुए लोग हैं, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर अजीज 2 सेकंड। एमएच खान साहब, यहाँ नारों की गूंज आप तक जरूर पहुँच रही होगी। मेरा आपसे सवाल है कि बीजेपी का मुकाबला ऐसे कैसे कर पाएंगे आप, जब आप सारे विपक्षी दल देखिए मैं आपसे बता रहे हैं, तो फायदा तो बीजेपी को हो जाएगा, बाजी बीजेपी मार ला जाएगी। एमएच खान साहब, मीमांसा जी मैं आपको बता रहा हूँ कि यही भारतीय जनता पार्टी जो जफर इस्लाम साहब बता रहे हैं कि बहुत अनुशासित पार्टी है,
इनके एमपी ने इनके विधायक को 7 जूते मारे और विधायक ने 2 थप्पड़ मारे। ये इनकी पार्टी है, ये इनकी पार्टी है। ये 200 लोग देश की नेतृत्व नहीं करते जो आपके सामने बैठे हैं। ये पूरा देश 80% लोग के हाथ में बैठे हैं। 7 जूते मारे, ये 7 जूते मारे, पूरा देश देख रहा था। 7 जूते मारे और 2 थप्पड़ मारे। 2 सेकंड शांत हो जाइए। ये है पार्टी इनकी, ये तो गर्त में चली गई। खान साहब, ये तो गर्त में चली गई। खान साहब मुझे आप एक बात बताइए, मायावती कांग्रेस के लिए कह चुकी है, टिकट बेचने का क्या रेट रखी है कह चुकी जनता को बताइए। साहब 2 सेकंड, एमएच खान साहब आ रही है। मायावती कहती हैं कि कांग्रेस कास्टिस्ट पार्टी है, कम्युनल पार्टी है। कैसे समझौता होगा आपका कांग्रेस पार्टी के साथ? नहीं, ये तो बहन जी तय करेंगे समझौता होगा नहीं होगा। 2 सीटें हमने कांग्रेस के लिए छोड़ रखी है, 2 सीटें हमने कांग्रेस के लिए छोड़ रखी है। बता दीजिए, समझौता होगा नहीं होगा ये मैं अधिकार क्षेत्र के बाहर है। लेकिन मैं इतना बता दूं कि जो जूतम बाजार उत्तर प्रदेश में हो रहा है, देखिए अभी उन्नाव में 2 एमपी और एमएलए मिलकर एक अधिकारी को मार दिया, और बरेली में एक एमएलए से जनता ने पूछा सड़क नहीं बनी तो विधायक जी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी कहते हैं कि तुम्हारे बाप ने बनवाई क्या? उसके बाद कहते हैं यहाँ नौटंकी करवा दें क्या? और एक एमपी 7 जूते मारता है एमएलए को, एक एमएलए 2 थप्पड़ मारता है एमपी को। तो अनुशासन कहाँ है? जनता इनके साथ खड़ी रहेगी। ये गुंडों के साथ जनता नहीं जाने वाली है। ये गुंडों की पार्टी है। खाली इनसे पूछना चाहता हूँ, ये गुंडों की पार्टी है, गुंडों के साथ जनता आपस में मार कर रहे हैं जनता को। 10 सेकंड का सवाल। पूछिए खान साहब आपकी सब बातें सुन ली हमने। ऐसी बात चल रही है उत्तर प्रदेश में और पहले भी कई बार सुना है। जफर से माइक ले ले, चाहती है कि कभी नहीं सुना, इतिहास में पहली बार हो रहा है। पहली बार एमपी जूते मार रहा है एमएलए को। क्या चल रहा है? आप माइक ले लीजिए। सरकार है, आपकी मुखिया टिकट बेचती है, सबको आपके पार्टी के लोग बोलते हैं। आप 2 सेकंड, आसिफ आमला जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है खान साहब, मैं आ रही हूँ आपके पास, 2 सेकंड दीजिए। आज तो जनता आसिफ आमला जी, जनता तो डरी सहमी हुई है। आसिफ आमला जी, ये जरा ये बताइए क्या बीएसपी और एसपी का साथ क्या लिया जाएगा महाराष्ट्र में? बीएसपी एसपी का साथ क्या लेने के लिए आप तैयार हैं? ये मल्टीपल फ्रंट्स पे लड़ाई लड़ी बोलना चाहूंगा कृपा करके। नहीं, मैं 1 मिनट बोलना चाहूंगा इस पर। कृपा करके जफर भाई का माइक ले लीजिए, क्योंकि नींद में भी माइक लेके सोते हैं, इनकी आदत है वो। तो मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या पूछा महाराष्ट्र में? फिर से दोहराइए। बोलिए। ठीक बात है। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र में जो है हमारा, अगर जरूरत पड़ी तो ये नैसर्गिक अलायंसेस है हमारे, उसमें कोई नहीं। एक सेक्युलर फ्रंट है, यदि जरूरत पड़ी और कुछ सीटों का एक्सचेंजेस हुआ तो उसमें इन्हें क्यों दिक्कत आ रही है? इन्होंने तो अपने अलायंसेस को टीडीपी जैसे को संभाल नहीं सके। इनके अपने अलायंसेस शिवसेना उनको 5 साल तक गाली देते रहे। अब जाके कटोरा लेके मातोश्री पर आप गए हो, तो आपको ये क्यों तकलीफ हो रही है? अगर महाराष्ट्र में हम जी बोलिए, क्या बोल रहे, क्या दिक्कत आ रही है? किसे दिक्कत आ रही है? जफर इस्लाम को? नहीं, दिक्कत किसी को नहीं आ रही है। एसपी और बीएसपी के साथ अगर गठन में कुछ सीटें सब एक साथ लड़ रही है। मैंने कहा ना, यूपी के निर्णय को भी के लिए भी आप रुकिए। मैंने कहा पिक्चर अभी बाकी है, अंतिम पड़ाव और फाइनल डिक्लेरेशंस अभी होना बाकी है। अभी कुछ सीटों का गठन हुआ है, अब ये होगा, आप लोग देखोगे। पहले ये लोग जो है जो शहीदों की कुर्बानियों को बेचना बंद करे यदि, तो कम से कम तब जाके अन्य बातें लोगों के और मीडिया की नजर में है। हम तो सुबह उठते हैं वहां से ये देखते हैं कि भाई शहीदों के नाम पर ये अपनी सियासी दुकानें तामील कर रहे हैं। ये कहाँ की बात है? देखिए, जब तक आतंकवादी की बात आती है तो पूरा देश एक है, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो अन्य पार्टियां। निवास जी देखिए, मैं बताता हूँ, देखिए आज की बहस से एक चीज पक्की हो गई है कि महागठबंधन के लिए दिल्ली दूर है, दिल्ली दूर अपने चुनावी फायदे के लिए या पॉलिटिकल फ्रंट के लिए, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। आप ये चीजों को अपने सियासी फायदे के लिए। अच्छा आसिफ आमला जी,
आसिफ आमला जी, जो बलिदान हुआ है स्वतंत्र लोग भेड़ बकरी नहीं है कि आप यहाँ पे कास्ट क्वेश्चन अच्छा मेरा सवाल आसिफ आमला, डॉक्टर अजीज, इंडिविजुअल आदमी है वो। देश की जनता जानती है 5 साल नहीं आसिफ आमला जी, आपके उस कांग्रेस के सहारे आप लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं जिसे कोई साथ जोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जिसे साथ लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, जिसको सबने रिजेक्ट कर दिया है। आसिफ आमला जी जवाब दीजिए जल्दी से। आप देखिए मौसा जी, 5 साल जो उन्होंने नौजवानों को पकोड़ा बेचने पे मजबूर किया, 5 साल जो किसानों की स्थिति ऐसी रही कि वो अपना किसान छोड़कर दिल्ली के दरबारों में माथा टेकने गए, महिलाओं के प्रति अत्याचार जो हुआ हमने देखा, और ये तमाम जो परिस्थिति है उसका ये कवर अप करना चाह रहे हैं ये जो शहीदों के नाम पर, तो ये देश जानता है कि ये पता ही नहीं होगा। इन्होंने जो वादे किए थे पिछले चुनाव पे, उस वादों के अनुसार इस चुनाव में लोग इन्हें वोट देंगे। ठीक है आसिफ आमला जी, बात सुन ली आपकी। जफर इस्लाम, देखिए कोई नर्वसनेस नहीं है, नर्वसनेस उस वक्त नहीं होता है जबकि आपको जनता का विश्वास प्राप्त हो। मैं तो सिर्फ जनता के विश्वास प्राप्त होने के कारण ये बिल्कुल साफ लफ्जों में कहूंगा कि हम उनकी सेवा कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी पे लोगों का विश्वास है। अगर लोगों का विश्वास है तो हमें कोई चिंता नहीं है। हमें 73 सीटें आई थी, इस बार हमें 74 आएंगी, 75 आएंगी, 76 आएंगी, अरे ये बता दीजिए कम नहीं होंगी। अब परिवारवाद वाले जो लोग हैं जो अपने परिवार को सिर्फ सेवा करना चाहते हैं, और एक ऐसा लीडर है जो देश की सेवा करना चाहते हैं, तो देश की जनता किसको चुनेगी उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। डॉक्टर अजीज भाई, देश की जनता किसको चुनेगी? परिवारवाद को, कॉन्फिडेंस देख रहे हैं के सेवक को। जफर इस्लाम 2 सेकंड, कॉन्फिडेंस आप देख रहे हैं कि 71 से 75 हो जाएंगी लेकिन कम नहीं होंगी, ये कॉन्फिडेंस है आपके काउंटर कैंप पे। मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए आप। अरे भाई, जब सपने देखने हैं दिन में तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? कहने में क्या जाता है। आज सच ये है कि 5 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएंगे उत्तर प्रदेश में, 5 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएंगे। प्रदेश और देश की जनता देख रही है इनको। डॉक्टर अजीज, कॉन्फिडेंस तो ठीक होता है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। देश की जनता को इन्होंने धोखा दिया है, 2017 में जनता को गुमराह किया है, किसानों को धोखा दिया है, नौजवानों को धोखा दिया है, इसलिए कॉन्फिडेंस है मुझे। अच्छा ठीक है, 2017 में एक मिनट भाई, शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। एक मिनट 2017 में जब इलेक्शन हुआ उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर कांग्रेस आई, कांग्रेस के साथ इन्होंने हाथ इकट्ठा किया और साथ में अलायंस बनाया और कहा कि अब तो 2 लड़के निकल गए यूपी के और जीतेंगे। आज देखिए रिजल्ट क्या हुआ, इनको 25 सीटें भी नहीं मिली। ऐसी हालत है। बताइए क्या अरे हुआ? 25 सीटें भी क्यों आपसे इस बार आपको जीरो है ना, मायावती को जीरो, क्यों पल्ला झाड़ लिया? जीरो का मतलब शिवसेना गाली दे रही है आपको। ओम प्रकाश राजभर आपके माइक छीन करके डॉक्टर अजीज, अरे आपको तो कोई पूछ भी नहीं रहा भाई, आपके बारे में तो कोई पूछ भी नहीं रहा। प्रदेश की जनता ने नकार दिया है, देश ने नकार दिया, आप कहाँ जाओगे? और अब बालाकोट का हमने किया था, आप पे बालाकोट हुआ था। 2 सेकंड मुझे दीजिए जरा। महेंद्र नाथ पांडे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र नाथ पांडे जी, आपकी लड़ाई आसान हो गई है आपके लिए। आसान इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि जो आपके विपक्षी दल हैं, बुआ बबुआ में भले ही गठबंधन हो गया लेकिन कांग्रेस तो अभी भी बाहर है, तो इस वजह से ये जो त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है इसका फायदा तो आपको मिलेगा। आपकी शुभेच्छा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उत्साहवर्धन के लिए धन्यवाद। लेकिन आज जो दृश्य उत्तर प्रदेश सहित देश का खड़ा है उसमें बीजेपी आज आम जनता की, युवा बुजुर्ग बड़े महिला सभी वर्गों की भावना की पार्टी है, जन भावना की पार्टी के रूप में खड़ी है। अन्य दल अपने अपने स्वार्थों, अपनी अपनी आवश्यकताओं, अपनी निजी ज़रूरतों की पार्टी के रूप में खड़ी हैं। ये चुनाव बिल्कुल इस 2 ऐसे पाले में खड़ा हो गया है जहां अब इन कोणों का कोई बहुत महत्व नहीं है। फिर भी अगर ये कोण जगह जगह बिखरते हैं तो पॉलिटिकली फ़ायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। हमारे कार्यकर्ता और उत्साह से उन तक भी जाएंगे जो कभी हमें वोट नहीं देते थे, उनको भी निवेदन करेंगे और उनका भी सहयोग प्राप्त करेंगे। अच्छे मतों से जीत बढ़ेगी।
लेकिन महेंद्रनाथ पांडे जी, यहाँ दिक्कत तो है। बीएसपी एसपी का अगर हम कास्ट अरिथमेटिक को समझने की कोशिश करें यूपी में, तो वोट परसेंटेज इन दोनों का मिलकर 40 को पार कर जाता है। तो ये चुनौती तो है आपके सामने। देखिए, मैं आपको बताऊं, आपका जो पीछे का कैलकुलेशन है वोटों का, उसके कारण आप जो कह रही हैं उसका अपना एक स्थान है। लेकिन हमने जो काम किया 2014 से लेकर 2019 के आज की तारीख तक, उसमें SC ST OBC और खासकर सामान्य वर्ग सबके एक उन तबकों में काम किया है जो हमें कभी कुछ लोग वोट नहीं भी करते थे, ट्रेडिशनली वो किसी और को वोट करते थे, लेकिन उनका कोई हाल चाल नहीं दिया। इस नाते गरीब कल्याण के जितने काम माननीय मोदी जी की सरकार ने किया है और माननीय योगी जी की सरकार में उसमें और सुपर प्लस किया है, वे मतदाता आज प्रभावित हैं, अनुकूल हैं, खुश हैं कि हमसे क्यों वोट लेते थे। हमारा हाल तो नरेंद्र मोदी ने लिया, हमको मदद तो योगी आदित्यनाथ ने किया, वे हमें वोट करने वाले हैं। उन दलों के जनाधार की जमीन खिसक चुकी है, वे सब मोदी के संग आज खड़े हो गए हैं। इस नाते वो पुराना कैलकुलेशन भूल जाइए, ये पीछे के कैलकुलेशन होंगे, आज उनका वोट प्लस हमें होने वाला है। करेंगे इस बार, ये 25 साल के बाद ऐसा होने वाला है। महेंद्रनाथ पांडे जी, ये 25 साल के बाद ऐसी परिस्थितियां बनी हैं उत्तर प्रदेश में कि बीजेपी का मुकाबला होगा बीएसपी और एसपी के गठबंधन से। ये आपके लिए एक चुनौती है। ये देख चुके हैं आप फूलपुर में, कैराना में क्या हुआ था, उसमें डेंट पड़ा था आपको। मैं आपको बताऊं, 25 साल पहले भी जब मुकाबला इन्होंने मिलकर किया था, तब भी हमने इनको उत्तर प्रदेश में पराजित किया था। 3 MLA इनसे ज़्यादा जीते थे। उस समय के राज्यपाल श्री रोमेश भंडारी जी की बेईमानी की वजह से हम सरकार नहीं बना पाए थे। और आज तो गंगा में पानी बहुत आगे निकल चुका है और सबका आशीर्वाद आज नरेंद्र मोदी जनता की ऐसे जननायक उभरे हैं। मेरा आखिरी सवाल, की सारी ताकतें जुड़ी हैं। डिस्कशन को वाइंड अप करना है। प्रियंका गांधी की भी एंट्री हो गई है इस बार, प्रियंका गांधी की भी एंट्री हो गई है। आपको लगता है कि असर पड़ेगा इसका जनता पर? ये कांग्रेस के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा? प्रियंका जी के प्रति मैं सम्मान पूर्वक कहना चाहता हूँ, आदर पूर्वक, लेकिन आज उनकी एंट्री अब कहीं से कोई प्रासंगिक नहीं है। प्रियंका जी आज के वर्तमान मामले में इररिलेवेंट हैं। आज मोदी को जनता पुनः देश सौंपना चाहती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए महेंद्रनाथ पांडे जी। और यहीं पर हम ये ताज ठोके का स्पेशल एडिशन आप देख रहे थे। और बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर लोगों का, और जोरदार आवाज एंड में भारत माता की जय, जय हिंद अंत में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया गेट से हमारा देख रहे थे आप ताज ठोके का स्पेशल एडिशन। बहुत बहुत शुक्रिया।